नमस्कार। आज हम द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली कवि गुप्त जी की काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्गीकृत करते हुए 4 भागों में बांटा गया, जिसे हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। उसी हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रवृत्तियों का जब पूर्व के व्याख्यान में हमने विश्लेषण किया था या अध्ययन किया था, तो हमने उस आधुनिक काल को जिन भागों में वर्गीकृत किया था या विभक्त किया था, उसमें प्रथम काल आता है भारतेंदु युग, जिसका समय 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य की अभिरुचि और अपनी वृत्तियों के कारण उन्होंने कई दुर्लभ रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, नाटक आदि के क्षेत्र में तथा अनुवाद के क्षेत्र में भारतेंदु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। भारतेंदु जी ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों में ही अपनी काव्य रचनाएं करते रहे हैं तथा भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, उस मंडल के कवियों को उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की प्रेरणा भी दी। यह हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का प्रथम चरण माना जाता है। उसके पश्चात दूसरा जो युग है 1900 से लेकर 1920 तक का युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, या उसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। जब 1900 से लेकर 1920 तक का जो समय था, वह भारतीय इतिहास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में या हिंदी के गद्य के क्षेत्र में गद्य का जो परिवर्तन हुआ, वह इसी युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया। द्विवेदी जी ने 1903 में जो सरस्वती पत्रिका निकलती थी, उसी पत्रिका के संपादक बने और उसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी लेखन को प्रोत्साहन किया तथा हिंदी लेखन में काव्य रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्हीं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त प्रतिनिधि राष्ट्र कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में उनकी भूमिका, उनका स्थान उल्लेखनीय है तथा भारत भारती जैसी प्रसिद्ध रचना को सृजन से जो उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, वह संपूर्ण हिंदी साहित्य में उन्हें एक सम्मानजनक पूर्ण स्थान दिलाती है। उनकी सारी जो कविताएं हैं, उन सभी कविताओं में राष्ट्रीयता के स्वर हमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है तथा भारतीय गौरव का, अतीत के प्रति जो गौरव का भाव है, उसमें उन्होंने दिखाया है। तो वर्तमान के गौरव तथा भविष्य या आने वाले कल के लिए चिंता या क्या होना चाहिए, ऐसी सभी चिंताएं उनके काव्य में हमें दिखाई देते हैं। वही उनके काव्य के प्रतिष्ठित कवि या द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का सर्जन का जो समय या कविता काव्य का जो समय है, वह 1900 से 1920 तक का माना जाता है और मैथिली शरण गुप्त इसी युग के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनके बारे में या व्यक्तित्व या कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो वह इस द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में गुप्त जी की पहली रचना 1909 में रंग में भंग प्रकाशित हुई, परंतु भारत भारती से इन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली और इसी रचना के कारण प्रथम राष्ट्र कवि भी कहलाए। राष्ट्रीय भावनाएं इनकी वाणी में प्रकट हुई हैं। इन्हें गांधी का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। दूसरे रूप में विशेषताओं में हम देखें तो द्विवेदी काव्यधारा के रूप में गुप्त जी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। सरल सहज भाषा का प्रयोग कर गुप्त जी ने कविता को भी गद्यात्मक रूप में लिखा। द्विवेदी कालीन जो भी विशेषताएं थीं, वह सारी विशेषताएं हमें इनके काव्य में दिखाई देती हैं। द्विवेदी कालीन उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता आदि सभी विशेषताओं का समावेश इनके काव्य में पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है। गुप्त जी की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है उपेक्षित नारी पात्रों को पर्दे पर लाकर चित्रित करना।
गुप्त जी ने काव्य में खंड काव्य, नीति काव्य व चंपू काव्य लिखा, परंतु सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें उपेक्षित नारी पात्रों को पर्दे पर लाकर मिली। इन नारी पात्रों के साथ अन्य पात्रों के चरित्र अंकन में भी इन्होंने न्याय किया। साकेत की उर्मिला गुप्त जी की लेखनी में आकर पूर्ण रूप से साकार हुई तथा यशोधरा की नायिका यशोधरा के त्याग और स्वाभिमान को गुप्त जी ने अपने काव्य के माध्यम से अंकित किया। द्विवेदी युगीन काव्य की जो विशेषताएं हैं वह पूर्ण विशेषताएं हमें मैथिली शरण गुप्त के काव्य में दिखाई देती हैं। आदर्शवाद पूर्ण रूप से इनके काव्य की मुख्य विषय वस्तु माना जाता है। श्रृंगार से दूर मर्यादावादी और आदर्शवादी गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में हर पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है, फिर चाहे वह कैकेयी हो या फिर राम। इस आदर्शों की स्थापना हर पात्र के साथ इन्होंने की है तथा अपने काव्य रचनाओं में इन्हीं आदर्श पात्रों को स्थान देकर अपने काव्य सर्जन में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। खड़ी बोली व प्रकृति का चित्रण करने में भी मैथिली शरण गुप्त सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। पंचवटी में बाह्य प्रकृति और मानवीय भावनाओं का जो सुंदर समावेश किया है या उनका जो सुंदर समन्वय है वह सायास ही हमें इनके काव्य में दिखाई देता है। प्राय सभी काव्यों में गुप्त जी ने खड़ी बोली के आदर्श रूप को ही अपनाया है तथा प्रकृति चित्रण में आलंबन, उद्दीपन सभी रूपों में इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। नैतिकवाद, मर्यादा, मूल्यों की स्थापना, प्राचीन उत्थान के प्रति गौरव का भाव, इसके अतिरिक्त वर्तमान का वर्णन तथा भविष्य के लिए चिंता, ये सभी विशेषताएं हमें मैथिली शरण गुप्त के काव्य में पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। अंत में उनके लिए कहा जा सकता है, वास्तव में गुप्त जी महान कवि, उत्कट देशभक्त एवं महान व्यक्तित्व के धनी थे। द्विवेदी युगीन काव्य में उनका योगदान स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तथा हमेशा याद किया जाएगा। मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य जगत नहीं, हिंदी साहित्य जगत नहीं, भारतीय वाङ्मय में और विश्व साहित्य में अपनी एक विशिष्ट छाप रखते हैं, एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। ऐसे महान कवि, ऐसे विशिष्ट कवि का साहित्यिक अवदान है वह वास्तव में स्तुत्य हैं तथा वह हमेशा याद किया जाता रहेगा।